पाना है तो खाली तैयारी करनी तो करते रहे अपने मन से, सिलेक्शन पाना है तो अपने मन से, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आज ही एक पुरानी 11वीं 12वीं की किताब खरीदिए, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली। और उसमें सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप उसमें जा करके मार्फोलॉजी पढ़िए, पहले इसमें मार्फोलॉजी पढ़िए। मार्फोलॉजी पहले पढ़िए अपने मन से, बहुत इजी है, पढ़ लेंगे। और उसके बाद से अगला आप क्या करिए, एनाटॉमी पढ़िए, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये पढ़िए। ये सब टॉपिक इजी हैं, सब क्लास 11 के टॉपिक हैं। सर ये पकड़ नहीं रहा ढंग से, क्या प्रॉब्लम हो गई? लिख ही नहीं रहा, क्या कर रहे हैं? नहीं चल रहा है, ठीक है ना? ठीक, हाँ। ये काम करिए आप लोग, और तब इसके बाद से हम जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो पढ़ा जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी ये। और ये तीनों जब पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने के बाद अब चाहे जो मन करे वो टॉपिक पढ़िए, आपकी मर्जी। अगर इस पे अगर आपका कमांड नहीं है तो उसके बाद समझिए ABCD है आपका। अगर इस पे हमारा बेसिक कमांड हो गया तो उसके बाद से कोई भी टॉपिक हम आसानी से पढ़ सकते हैं, आर्डर आपका ही होना चाहिए। और अगर इसके अलावा अगर आप सेल के बारे में अगर ढंग से नहीं जानते हैं तो पहले सेल वाले टॉपिक पढ़ डालिए, सेल। और सेल के बारे में जानते हैं तो यहाँ शुरुआत करिए, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। और इन तीनों को पढ़ने के बाद तब आगे चल जब टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग तो आसानी से हर बात हमारी क्लियर होती चली जाती है, ठीक है ना? तो ये आपके पास है, इसके प्रिंसिपल्स हैं। और सबसे लास्ट में कुछ फैमिलीज हैं आपके सिलेबस में, फैमिलीज। और इसके बाद से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब इकोनॉमिक बॉटनी। यही आपका एंजियोस्पर्म का सिलेबस है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी विथ फैमिलीज एंड फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये है। यही आपका एंजियोस्पर्म का सिलेबस है। तो सिलेबस पहले जानिए, और उसके बाद से इसमें करना है आपको कि इसके PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे आइडिया मिल जाती है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि थोड़ा सा मार्फोलॉजी अपने मन से जितना पढ़ पाए उतना पढ़ने का प्रयास करिए, इजी है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें रूट स्टेम लीफ सबका है, तो इसमें क्या करिए, सबसे ज़्यादा से फोकस करना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें फ्लावर वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, फ्लावर का मार्फोलॉजी वाला पार्ट है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, एस्टिवेशन है, ये सब ज़्यादा काम का होता है। एनाटॉमी में तो कुछ मत छोड़ना, पूरा का पूरा, है ना? टिश्यू सिस्टम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक क्या है, और परमानेंट क्या है, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, मेरिस्टेम कौन है, सब देखना होता है। पूरा पढ़िए, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेम का सब पढ़िए अपना, जितना आसानी से पढ़ पाए। बाकी हम तो बाद में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अपने मन से मतलब आपको पढ़ना चाहिए जितना पढ़ सकते हैं। और इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसके पहले अगर आप ये सारी बातें अगर तैयार रहें तो अच्छा है। हालांकि एम्ब्रियोलॉजी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ये पढ़ेंगे तभी हमको एम्ब्रियोलॉजी आएगी। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आपको ऊपर वाले आते रहें चाहे मत आते रहें, ये आपको आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने मन से कुछ अच्छा कर पाए तो बढ़िया है। अगर सिलेक्शन पाना है तो हमको बाकी लोगों से आगे करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। और आगे अच्छा करने का क्रम यही है कि सबसे पहले सेल वाला चैप्टर उठा के किताब से पढ़ लीजिए। और जहाँ तक बात TGT PGT की है तो इंटर की बुक से आगे एक लाइन भी मत कहीं पढ़ना, पर्याप्त है आपके लिए, है ना? टीचर लोग दुनिया भर का चुतिया बनाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रूफ के नाम पे क्या कहें, आप सेल का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसी में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लीजिए,
और उसके बाद से पिछले साल का जितने साल का मन कर पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। और इस बात का प्रूफ है कि आपने जो पढ़ा वो सफिशियंट है। ठीक है ना। बाकी हम थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते समय अलग बात है, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूं कि अगर सेल वाले चैप्टर को किसी अच्छी बुक से, अच्छी मतलब प्रेजेंट वाली, पुरानी नई बुक नहीं, पुरानी बुक, वो बुक की हम बात कर रहे हैं जहां पर आपका लिखा होगा बुक फॉर पीएमटी, सीपीएमटी, बीएचयूपीएमटी, सीएमसी वेल्लोर, एम्स, ये सब लिखा हो, उसकी उस बुक की हम बात कर रहे हैं। अब जो बुक नीट के हिसाब से, उनसे काम नहीं चलेगा भाई। अब की बुक तो कूड़ेदान में फेंकने लायक है, किसी काम की नहीं है। तो नई बुक नहीं, पुरानी बुक अगर आपके पास तो अच्छा है, नहीं जाकर मार्केट में खरीदिए। और उस पुरानी बुक में देखिएगा, उसमें लिखा होना चाहिए एग्जाम का नाम कि फॉर बीएचयू पीएमटी। बीएचयू और एम्स दो नाम ढूंढना, बीएचयू, एम्स, जिपमर, सीएमसी वेल्लोर, ये सब लिखा रहेगा, तब वो बुक पुरानी मानना। जिस बुक में लिखा वो बुक नहीं आपकी है, नई वाले में कुछ है नहीं, नई से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। पुरानी बुक खरीदिए और उसमें सेल वाला चैप्टर का ढंग से पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद उठा के आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उसी बुक से इनको पढ़ लीजिए, तो आप देखेंगे कि वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको ग्रेजुएशन की बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मेरी बात ऐसे मत माना करिए, आप पहले पढ़िए, PYQ सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं तो झूठ बोल रहा हूँ। टीचर की टेस्टिंग करते रहो, क्या पता टीचर झूठ बोल रहा हो। ठीक है ना। तो झूठ नहीं है, सही है, आप देख लीजिएगा। हाँ, एम्ब्रियोलॉजी में आपको इंटर के ऊपर जाना पड़ेगा, इसमें आपको अपने BSc की तरह काम इन्फॉर्मेशन शामिल करनी पड़ेगी। तो बेसिक के लिए आपका भले ही है, आगे चल के आपको इसमें शामिल करना पड़ेगा ग्रेजुएशन वाला। ठीक है ना। तो उम्मीद आपसे हम करते हैं कि सेल वाला चैप्टर आप 2-3 दिन में पढ़ डालेंगे। ऐसे मार्फोलॉजी पढ़ने की प्रैक्टिस, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी मिलती है ढेर सारी, वो बड़ा भूलती है, इसी को पहले पढ़ना चाहिए। तो अच्छा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊंगा सारी बातें, लेकिन आप लोग अगर अपने से थोड़ा कर लें तो अच्छा है। ठीक है ना। तो चलिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दिया। अब शुरू करते हैं आपका हम लोग एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे पूरा चैप्टर का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये लिखा मिलेगा, ये क्या मिलता है आपको, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मतलब ये पूरी जो लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी एम्ब्रियोलॉजी में। तो दोनों चीज एक ही है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब एम्ब्रियोलॉजी ही होता है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म ही होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। और ये सब मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क बता दिया, ये धीरे धीरे करने का आप लोग प्रयास करिए, कर ले तो अच्छा है। ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब देखिए हमको इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। पढ़ने के लिए इमेजिन करो आप कि हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट है, इस तरह से ऐसे, और हमको नेक्स्ट जनरेशन का ऐसे ही प्लांट चाहिए, ऐसे हमको प्लांट चाहिए, प्लांट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी का प्लांट चाहिए। तो एक जनरेशन का प्लांट हमारे पास है, और अगली जनरेशन कैसा हमको प्लांट चाहिए। तो इस जनरेशन के प्लांट से नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट बनाने में जितनी इवेंट होती होंगी, वो सारी की सारी आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, यही इसका सिलेबस है। कि हमारे पास एक प्लांट यहाँ दिखाई दे रहा है, मान हमने कहा चलो हमारा सरसों का पौधा है, या पी प्लांट है, कोई प्लांट है, तो इसके द्वारा अगली पीढ़ी का एक प्लांट बना दिया जाए। तो इसमें जितनी भी इवेंट होंगी वो सारी की सारी इवेंट आपको पढ़नी पड़ेगी। यही आपके पूरी एम्ब्रियोलॉजी का सिलेबस होता है, एक शार्ट में कहें तो, कि इससे हमको ये बनाना है। तो आप खुद सोचिए क्या क्या होगा, क्या क्या इसमें हुआ होगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे, पहले आप लोग, पहले आप देखेंगे इसमें मेल पार्ट, मेल साइड से चलेंगे, तो हमारे पास मेल सेक्स आर्गन होगा, है ना, मेल यहाँ पे सेक्स आर्गन होगा। मेल सेक्स आर्गन का नाम क्या है, प्लांट के यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, या फ्लावर कह लीजिए, फ्लावर के मेल सेक्स आर्गन का नाम क्या होता है,
एंड्रोसियम, और उसकी यूनिट होती है स्टैमेन, है ना, ध्यान दीजिए। तो पहले मेल साइड से सारी कहानी शुरू करिए, सेक्स आर्गन यहां से। इस सेक्स आर्गन के अंदर क्या बनाएंगे, पहले इसके अंदर मेल क्या बनेगा, यहां पर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। तो मेल सेक्स आर्गन के अंदर पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसी के अंदर आपको मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, बोर्ड सही नहीं है, माइक्रोस्पोरेंजियम, चल ही नहीं रहा है ए। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिलेगा आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें होगी मियासिस, यहां होगा रिडक्शन डिवीजन, तो बनेगा यहां पर माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। फिर इस माइक्रोस्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होगा, तो यहां पर बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट बनेगा। और फिर मेल गैमेटोफाइट जो होगा, हमारे हाथ रखिएगा, असल में इसी का नाम है पालन ग्रेन। एक दिमाग में बात बैठाऊंगा, पढ़ना क्या है, पालन ग्रेन। तो पालन ग्रेन बनने तक की सारी कहानी यहीं पर होगी, मेल आर्गन में होगी। तो मेल सेक्स आर्गन यानी कि स्टैमेन का, अगर लिखना बंद करो भाई, खाली समझो बस। आप लिखने हर चीज किताब में है, काहे परेशान हो, हमारे सामने जब बैठो समझने का प्रयास करो। बाकी किताबें सब है ना, हम क्या करें आपसे। मेल आर्गन होगा, फ्लावर का नाम उसका है स्टेमन। फिगर आपने पढ़ाई, फिगर होता है, इसका फिलामेंट होता है, आपका एंथर होता है, हो गया ठीक। जब इसका सेक्शन काटेंगे, अभी हम देखें आगे चल के, तो इसके अंदर हमको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगी। मतलब मेल आर्गन के एंथर के अंदर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम, सब देखेंगे करके हम। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल जो होती है उनकी साइज साइज में बड़ी हो जाती है साइज, और वो सब डिप्लॉयड होती हैं। वहीं पर होता है मियासिस, तो बनते हैं क्या, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर का थोड़ा और डेवलपमेंट होगा, और सारा डेवलपमेंट यहीं पर होगा मेल आर्गन के अंदर, तो बन जाएगा पालन ग्रेन बनेगा। यहां तक की कहानी, यहां पर सब जो होगा सब कुछ मेल आर्गन के अंदर होगा। अब ये जो पालन ग्रेन है, अब ये स्पोरेंजियम यहां पर फटेगी, और किसी माध्यम से, चाहे एयर से हवा से उड़ता हुआ, चाहे पानी से, कैसे भी, चाहे इंसेक्ट से, ये जो पालन ग्रेन कहां पहुंचेगा, फीमेल आर्गन पर पहुंचेगा। इसे कहा जाएगा पॉलिनेशन, है ना। और पॉलिनेशन के बाद जब पालन ग्रेन पहुंचेगा फीमेल आर्गन पे, तो वहां से आगे उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, तब यहां पर बनेगा दो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बनेगा। तो यहां तक की कहानी आपको मेल साइड में पढ़नी पड़ेगी। अगर हम थोड़ा दिखाएं सिस्टमेटिकली, ध्यान दीजिए, तो हमारा ये होगा, ध्यान दीजिए, देखिए हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर ये मेल सेक्स, ये है हमारा, ये मेल सेक्स आर्गन स्टैमेन, ये स्टैमेन है, ठीक। ये हमारा है मेल सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन, ये एंथर है। अगर इसका टीएस काट दिया जाए, ट्रांसफर सेक्शन मेच्योर एंथर का, तो आपको ये फिगर मिलेगी, आप देखिए हमने पढ़ा होगा ऐसे। ये माइक्रोस्पोरेंजियम एक यहां पर होती है, एक यहां होती है, एक यहां होती है, और एक यहां होती है। ये चार माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। जब इसका सेक्शन हम काट के देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हमको ऐसे चार कोने दिखाई पड़ेंगे, मेच्योर देखेंगे तो। ये है माइक्रो, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम है। मैं खाली एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठाना चाहता हूं, बाकी हम सब डिटेल पढ़ेंगे। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ना। तो हमको तो इसका भी डेवलपमेंट पढ़ना है, कैसे बना माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसी माइक्रोस्पोर, इसकी पूरी स्ट्रक्चर देखा जाएगा, इसकी वाल्स होती हैं, सब देखा जाएगा। तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे, अब देखिए, अब सारी कहानी जो हम लिख रहे हैं सब इसी के अंदर होने वाला है। तो इसी के अंदर क्या होती है, कुछ सेल साइज में बड़ी हो जाती है, इस तरह से, इससे साइज में बड़ी हो गई, ये डिप्लॉयड सेल है। तो इसी सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है 2n, ये डिप्लॉयड होती है। सब यहीं पे होने वाला है, इमेजिन करिए कि सारी बात जो लिख रहे हैं सब यहीं पर होने वाला है।
तो इसी के अंदर यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पर होगा रिडक्शन डिवीजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे आप जानते हैं एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल, 4 बनती हैं। तो 4 सेल का यहाँ पर एक सेट बनेगा, है ना, यानी कहा जाए यहाँ पे 4 सेल्स का यहाँ पे एक सेट हमने बना दिया। इसका अरेंजमेंट अलग अलग हो, सब देखा जाएगा। इस अरेंजमेंट के तमाम टाइप होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, बताइए अगर ये मदर सेल डिप्लॉयड थी तो इसकी प्लाइडी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 82 से। 82 प्लाइडी घटा के आधी कर देती है, इसका मतलब सब के सब यहाँ हैप्लॉयड हो जाएंगे, ये सब यहाँ पर हो जाएंगे हैप्लॉयड। ये सब यहाँ पे हैप्लॉयड, देखिए हैप्लॉयड हो गया, सब हैप्लॉयड हो गए। और ये सब के सब माइक्रोस्पोर हैं, चारों यहाँ माइक्रोस्पोर हैं। और चूंकि 4 सेल का सेट है तो बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड ये बनेगा। अब देखिए हम इसमें से एक निकाल रहे हैं माइक्रोस्पोर, ये आपका माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ये एक सेल का है, एक न्यूक्लियस का और हैप्लॉयड है, याद रखिएगा। तो एक बात दिमाग में बैठाओ कि मियासिस के बाद जो सेल बनती है वही जो होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली सेल होती है। कहीं पर भी पूरे एंजियोस्पर्म में मियासिस के बाद जो सेल बनेगी वही सेल होगी फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, ये आप रट लीजिए। तो आप पूछा जाए कि मेल साइड से फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन कौन होता है, तो आपका आंसर होगा माइक्रोस्पोर, है ना, हमेशा स्पोर ही होता है। और ये कहानी कहां से कहां तक है, ब्रायोफाइटा शुरू हो जाती है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन चारों को याद रखिए। यहां पर मियासिस हमेशा स्पोर मदर सेल में ही होती है, ये बात याद रखिए। एक लाइन इकट्ठे याद करिए, राइट फ्रॉम ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, चारों की कहानी यही है, मदर सेल में होती है, मियासिस बनता है स्पोर, है ना, याद रखिए। एक बात और सुनिए, ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइट के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, कोई वहां छोटा बड़ा नहीं होता। तो जिस प्लांट के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं वो प्लांट कहलाते हैं होमोस्पोरस। तो ब्रायोफाइटा कैसे हैं, होमोस्पोरस। वहां पर माइक्रो मेगा वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ध्यान देना, है ना। ब्रायोफाइटा कैसे हैं, होमोस्पोरस, ठीक, सारे स्पोर एक जैसे, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई माइक्रो और मेगा वर्ड हम वहां यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट में होमोस्पोरी होती है। टेरिडोफाइटा कोई प्लांट बताइए, टेरिडोफाइटा का कोई प्लांट बताओ। आप लोग हमारी बात मान जाओ, आप इंटर की किताब खरीद लो, हाँ फर्न सही है, और इंटर किताब लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने मन से, 11-12 किताब, और उसको कम से कम, आप रोज कितना घंटे पढ़ते हो आप लोग कोचिंग के बाद, कोचिंग के घंटे आप लोग लेती है टाइम, कोचिंग के बाद आप लोग 4 घंटे पढ़ते होंगे ना, कम से कम जरूर पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। उस घंटे को बढ़ाइए पहले, उस घंटे को पहले बढ़ाइए, ठीक है ना। 2 किताबें आपके पास इंटर में आती हैं पुरानी लेंगे तो, एक जूलॉजी की और एक बॉटनी की। याद रखिए पुरानी किताब देखते समय उसमें लिखा होना चाहिए फार BHUPMT एम से 2 अक्षर जरूर ढूंढना, 2 शब्द, तभी वो पुरानी किताब मानी जाएगी, अदरवाइज तो नई वाली होगी, नई वाली किसी काम की नहीं है। तो पुरानी किताब फिर 2 किताब लीजिए, एक जूलॉजी की एक बॉटनी, जो मिल जाए अच्छी है, ठीक है ना। और हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे कि MP कौशिक आती है बॉटनी की, और जूलॉजी में रमेश गुप्ता, ये 2 किताबें बड़ी अच्छी किताबें हैं। बाकी कोई मिल जाए सब अच्छा है, अगर मिल जाए मैं ढूंढना हो तो इनको ढूंढिएगा, ये ना मिले फिर प्रदीप ढूंढिए, प्रदीप, प्रदीप सीरीज, प्रदीप की किताब, हाँ हिंदी मीडियम वाली नहीं, इंग्लिश मीडियम वाली। हिंदी मीडियम वाली और इंग्लिश वाले में बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिए। हाँ हिंदी में मैटर कम है भाई, कभी की भी हो मैटर कम है, आप देख लिए मिला लीजिएगा ना।
खैर हिंदी में पढ़ना शुरू करिए, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ना शुरू, अभी पढ़ना शुरू करिए, लेकिन प्रयास करिए आगे चल करके आप इंग्लिश में उसको बदलिए। MP कौशिक बॉटनी और रमेश गुप्ता जूलॉजी, ठीक है ना, मतलब सबसे अच्छी कह लीजिए, उसके बाद जो मिल जाए सब ठीक है। सारी किताबें अच्छी हैं, हम किसी खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दो ज्यादा अच्छी हैं। अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो प्रदीप सीरीज देखिएगा, प्रदीप की यहाँ पे 2 किताबें हैं, प्रदीप, वो भी पुरानी वाली, सब पुरानी वाली, नई वाली कोई नहीं। नई वाली टीजीटी पीजीटी में यूज नहीं हो सकती भाई, वो खाली नीट के लिए है। खाली पुरानी नीट वाली किताब, मतलब जो किताबें हैं हमारी 11-12 की, वो हमारे टीजीटी पीजीटी काम आती हैं, नई वाली नहीं काम आएगी, नई वाली तो बस नीट के लिए है। पुरानी वाली किताबें जो बीएचयू पीएमटी के लिए थी या एम्स के लिए थी, वो टीजीटी पीजीटी को कवर करती हैं। सर इस टाइम नई वाली में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आप नीट का ही आ रहा है, अरे भाई तो आप समकार में पुरानी तलाशिए, हम कहाँ नहीं लेने की बात कर रहे हैं, नई नहीं पुरानी तलाशिए। अगर नई लेंगे तो आपके टीजीटी पीजीटी काम वो नहीं आएगी, तब फिर नीट के ही काम आएगी वो, लेकिन पुरानी मिल जाएगी तो यहाँ पर इसके काम आ जाएगी, है ना। और आप मिलाएंगे, हिंदी वाली किताब से इंग्लिश वाली कम से कम 1.5 गुना मोटी है, अब मैच करा लीजिएगा। जो हिंदी वाली बुक होगी आप देख लीजिएगा, इंग्लिश वाली कम से कम 1.5 टाइम वो मोटी है। भाई टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी चल रही है, कौन सी, क्या करें, देखिए यहाँ पे है क्या, गूगल चेक कर लो भाई, देख लीजिए भाई, देख लो आगे, देख लो कहीं मिल जाए तो ले जाओ। तो यहाँ दिख तो नहीं रहा है, इसमें देखो है तो, ठीक जाओ, ठीक, ठीक है ना। आप इसको देखेंगे इस तरह से और समझने का प्रयास करिए। आपके एग्जाम में फिगर नहीं आएगा, लिखना तो कुछ है नहीं, फिगर फिर भी अगर पढ़े फिगर थोड़ा अगर रफ टाइप के बना लेंगे तो बातें आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है ना। ऐसे रफ टाइप खींच लिया करिए, तो उससे आपको याद रखने में सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो है इसके अंदर सारा इवेंट होगी तो आपका मैथ्स बनेगा। तो मैं कह रहा था कि जब तक आप ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे तब तक सारे स्पोर कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। हाँ हाँ बताओ, नहीं हमको टाइम लगेगा अभी। तो आप याद क्या करें कि ब्रायोफाइटा क्या है, होमोस्पोरस प्लांट है, होमोस्पोरस, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, स्फैगनम, पोगोनेटम, सब सिलेबस में है। आप रटो, हमको फर्जी में याद, हमको नहीं जान देना है, आप रटो क्या, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, स्फैगनम, पोगोनेटम और एंथोसिरास, आपको होना चाहिए याद, हमको नहीं, हमको नहीं जान देना है, ठीक है ना। सब होमोस्पोरस, भूल के भी वहां माइक्रोमेगावार्ड आप यूज नहीं करेंगे ब्रायोफाइटा में, तो इसका वहां क्या, वहां हम बोलेंगे स्पोर मदर सेल बोलेंगे, स्पोर मदर सेल, तब माइक्रो नहीं बोलेंगे, खाली क्या बोलेंगे, स्पोर मदर सेल, एसएमसी बोलेंगे, स्पोर मदर सेल, कहां पर, ब्रायोफाइटा में। लेकिन ब्रायोफाइटा में भी मदर सेल में मियासिस होगी और स्पोर ही बनेगा, एक वहां सारे स्पोर एक जैसे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। टेरिडोफाइटा में जाएंगे तो भी उनका ना फर्न बताया ना, फर्न, फर्न है आप जानते हैं, तो फर्न जो होता है, फर्न है, इक्विसिटम है, जिसको हार्स्टेल आप कहते हैं, तो फर्न और इक्विसिटम में भी सारे स्पोर एक जैसे ही होते हैं। टेरिडोफाइटा ध्यान दीजिएगा, फर्न में और इक्विसिटम के सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, यानी वो भी क्या होमोस्पोरस हैं। लेकिन उसी टेरिडोफाइटा में सिलेजिनेला है और मार्सिलिया और आइसोइड्स, ये सब रटने पड़ेंगे, अभी खाली सुनो के बाद में सब लिखवाया जाएगा, रटिएगा। इसका मतलब टेरिडोफाइटा में 2 कैटेगरी मिल गई, एक फर्न और इक्विसिटम वाली, तो फर्न और इक्विसिटम के सारे स्पोर एक जैसे, खाली आज समझिए बस मेरी बात को, खाली बस समझो, सुनो और समझो, हम सब लिखवाएंगे आगे चल के। तो टेरिडोफाइटा का फर्न और इक्विसिटम, इसके सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, ब्रायोफाइटा जैसे ही है, वो क्या हो गए, होमोस्पोरस हो गए। लेकिन उसी टेरिडोफाइटा का जो सिलेजिनेला है और
मार्सिलिया, सिलेजिनला, मार्सिलिया, आइसोइड्स, 3 प्लांट सब रटना पड़ेगा। यहां पर स्पोर छोटे और बड़े होते हैं। तो जो मेल स्पोर होते हैं साइज में छोटे होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर। अब बड़े स्पोर साइज में बड़े होते हैं, वो कहलाते हैं मेगा स्पोर। ठीक है ना। तो टेरिडोफाइटा से ही 2 तरह के स्पोर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं हेटेरोस्पोरी। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के, छोटे वाले भी और बड़े वाले भी। इसका मतलब टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट कैसे हैं, होमोस्पोरस हैं, समान स्पोर वाले। कौन? फर्न और इक्वेसिटम, ये होमोस्पोरस हैं। अब कुछ क्या है, हेटेरोस्पोरस हैं, सिलेजिनला और मार्सिलिया। तो हेटेरोस्पोरी की शुरुआत होती है टेरिडोफाइटा से और आगे वो हेटेरोस्पोरी रहती है। जिम्नोस्पर्म सब के सब हेटेरोस्पोरस, एंजियो सब के सब हेटेरोस्पोरस। हमें पढ़ना एंजियोस्पर्म को भी, तो एक ऐसे प्लांट है हेटेरोस्पोरस प्लांट है ना। तो जो मेल स्पोर होते हैं माइक्रो साइज में छोटे होते हैं, माइक्रोस्पोर। आप फीमेल के साइज में बड़े होते हैं, मेगा स्पोर या मैक्रोस्पोर। तो याद रखना है, अगर किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में स्मॉल साइज के माइक्रोस्पोर और लार्जर साइज के मेगा स्पोर, 2 तरह के स्पोर बनते हैं, तो उसे कहते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट। हेटेरोस्पोरस प्लांट। टेरिडोफाइटा से शुरुआत होती है हेटेरोस्पोरी की। जिम्नोस्पर्म सबके सब हेटेरोस्पोरस और एंजियो सबके सब हेटेरोस्पोरस। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो अब कोई पूछे मियासिस कहाँ होती है, तो बिना सोचे समझे बोल दो, मदर सेल में होती है, स्पोर मदर सेल में होती है, स्पोर मदर सेल, है ना। ब्रायोफाइटा में खाली स्पोर में से बोलना है, टेरिडोफाइटा में दोनों मिलेगा, और जिम्नो से जिम क्या मिलेगा, खाली बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में और मेगास्पोर मदर सेल में। दिमाग बात बैठा लीजिए। हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की। यहाँ 2 तरह के स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो ध्यान दीजिए, जिस सेल के मियासिस से माइक्रोस्पोर बनेगा उसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोर की मदर है भाई, मां है। ठीक है ना। तो हम क्या याद रखेंगे, मियासिस कहां पर होती है, स्पोर मदर सेल में होती है। इसके अलावा कहीं नहीं होती और कभी नहीं होती, कोई एक्सेप्शन में नहीं है। एक लाइन लिखिए इसमें, मतलब यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है कि नहीं यहां एक्सेप्शन होगा, कुछ नहीं एक्सेप्शन है, खत्म कहानी। लेकिन इन एंजियोस्पर्म रिडक्शन डिवीजन और मियासिस, रिडक्शन डिवीजन और मियासिस takes place during formation of spores, during formation of spores। स्पोर बनते समय होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और किस में होती है, स्पोर्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है ना, बात याद हुआ। एंजियोस्पर्म मियासिस कब और कहां होती है, सिर्फ होती है मदर सेल में, मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, और स्पोर बनाते समय होती है। इसीलिए ऐसी मियासिस को हम कहते हैं स्पोरोजेनिक मियासिस। एक लाइन ऐड करिए, such a meiosis is called sporogenic meiosis, such a meiosis is called sporogenic meiosis। ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग परमानेंटली याद कर लीजिए, और इसके अलावा कहीं नहीं होती और कभी नहीं होती। रूट में होती है नहीं होती, स्टेम में होती है नहीं, लीफ में होती है नहीं, फ्रूट में होती है नहीं, कैलिक्स में होता है नहीं, कोरोला में होता है नहीं। कहां होगा, खाली सेक्स आर्गन में होगा। तो मेल सेक्स आर्गन का हमारा जो स्टेमेन है ना,
तो इसी एंथर के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। इमेजिन करिए, अगर इसको हम काट के देखेंगे माइक्रो में 4, इससे हमको चैम्बर दिखाई पड़ेगा 4, इसी में से हर चैम्बर कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सेल है, यहीं पर होगी मियासिस, ध्यान देना। फिलामेंट में नहीं होगी, कनेक्टिव में नहीं होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल में नहीं होगी, तो कहां होगी, इसके अंदर जो मदर सेल यहीं पर होगी। इसको इमेजिन करो कि खूब बड़ा सा पेड़ हमारे पास है या कोई छोटा सा पौधा है, उसमें मियासिस कहां पर होगी, मेल आर्गन में, और कहीं नहीं होगी। उसका जो फ्लावर होगा, फ्लावर का जो मेल सेक्स आर्गन होगा स्टेमन, उसका जो एंथर है, उसका सेक्शन अगर काट के देखें तो ऐसे हमको 4 हमको ऐसे चैम्बर दिखाई पड़ेंगे, यही चैम्बर कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी इसी एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम, वहीं पे होती मियासिस, और कहीं नहीं होती और कभी नहीं होती। तो बाकी सब एक लाइन में मना कर, नहीं होती, रूट में नहीं, स्टेम में नहीं, लीफ में नहीं, फ्लावर में नहीं, फ्रूट में नहीं, कहां होती तब, तो कहते ना मेल आर्गन के स्टेमेन के एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है, और कहीं नहीं होती, यही रट लीजिए, यहीं पर होती है। किस सेल में होती है, माइक्रोस्पोर मदर, आपने सब लिख लिया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है। इससे बनता क्या है, माइक्रोस्पोर बनते हैं। हो गया, यहां तक की बात यहीं पर होगी। अब देखिए इसमें से एक माइक्रो, अब लिखे नहीं, बंद करिए, ये हमने एक स्पोर निकाल लिया, माइक्रोस्पोर। देखिए एक सेल का है, एक न्यूक्लियस का है, अप्लाइड है। हम इसके बारे में क्या हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यूनिसेलुलर एक सेल का है, और क्या है, यूनी न्यूक्लिएट एक न्यूक्लियस वाला है, यूनी न्यूक्लिएट, और कैसा है, अप्लाइड, ये अप्लाइड है, ये इसका करेक्टर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, अब होगा क्या, अब इसी का डिवीजन हो जाएगा। तो मियासिस सिर्फ एक बार हुई, अब फिर दोबारा कभी नहीं होगी। अब जो भी डिवीजन होंगे सबके सब माइटोसिस होंगे, यानी इसको छोड़ के बाकी जितने भी डिवीजन होंगे सबके सब कैसे होंगे, माइटोसिस। भूल के मियासिस दोबारा बोलना नहीं है, सिर्फ एक बार लाइफ हिस्ट्री में। कब, जब मदर सेल से बनता है स्पोर, उसी समय खाली मियासिस होती है, और उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं होती और कहीं नहीं होती, कभी नहीं होगी। जो भी आएगा माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस। इस पे खूब क्वेश्चन बनते, लोग खूब कंफ्यूज करते हैं। तब यहाँ दोबारा हम क्यों बोले मियासिस, भाई जब हम पहले ही एक बार फिक्स कर लिए बस कहीं यही खाली होती है और कहीं होती ही नहीं है, तब जहां पे माइटोसिस बोलेंगे, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, मियासिस कभी नहीं बोलेंगे। अब बस एक बार बोले, बस जब मदर सेल से स्पोर बनता है उसमें मियासिस होती है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो जहां भी डिवीजन आए बिना सोचे समझे कहिए माइटोसिस, यहाँ पे कौन डिवीजन होगा, माइटोसिस, है ना। और ये माइटोसिस अनइक्वल होगी, मतलब 2 सेल बनेंगे, उसमें एक छोटी एक बड़ी हो जाएगी, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे होगा अनइक्वल, यहाँ पर होगा अनइक्वल माइटोसिस। अब देखिए इसके 2 सेल हो जाएंगे, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल। लेकिन आप एक बात जानते हैं, माइटोसिस प्लाइडी नहीं बदलती, अगर आपका एन है तो आगे भी एन ही रहेगा। मियासिस घटा के आधी कर देती है, माइटोसिस कुछ नहीं बदलती, तो जैसा था वैसे रहेगा। यानी ये सेल भी आपके हैप्लॉइड रहेगी, एन रहेगी, ये भी एन लिखिएगा और ये भी एन है, दोनों एन, ठीक है ना। इसमें से छोटी वाली सेल कहलाती है जनरेटिव सेल। खाली थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझिए, आगे हम सब एक एक पढ़ाएंगे। इसमें यहां तक आने में हम लोग को कई लेक्चर लगेगा। आज मैं खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हमको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, बाकी तो इसमें टाइम लगने वाला है, यहां तक आने में 2-3 दिन लगेगा, थोड़ा होने वाला है। तो यह है जनरेटिव सेल, और ये कहलाती है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, ये कहलाती है। ये भी माइक्रोस्पोर ही है, 2 सेल का, 2 सेल हो गया, देखिए 1 सेल 2 सेल। अब ये 2 सेल वाला जो माइक्रोस्पोर है इसी का नाम पालिंग्रेन है, ध्यान देना। इसको हम 3 बात लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम 3 बात लिख सकते हैं। और 3 बात में से क्या क्या है, पहली बात ये जो है, ये है बाई सेलुलर, ये लो दिख नहीं रहा ना, बाई सेलुलर बाई न्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर है ये। और इसी बाई सेलुलर बाई न्यूक्लिएट, ये लो नहीं दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं पालिंग्रेन।
इसी का दूसरा नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन है। और यहां तक का सारा डेवलपमेंट यहीं पर होगा। जब ये बन जाएगा तब ये फटेगी और ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के किसी भी एजेंसी से, एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से, कैसे भी कहां पहुंचेंगे? फीमेल आर्गन पे जाएंगे। यानी यहां तक, बस यहीं तक रहेंगे यहां पर। इसके आगे कहां चले जाएंगे? यानी इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद हो जाएगा पॉलिनेशन। इसके बाद पॉलिनेशन होगा, है ना? पॉलिनेशन होगा और ये कहां पहुंच जाएंगे? फीमेल आर्गन के अंदर। यानी अबे चले जाएंगे फीमेल सेक्स आर्गन में। अबे चले जाएंगे फीमेल सेक्स आर्गन में, ठीक है ना? तो होगा क्या? आपको क्या करना पड़ेगा? जब यहां चले जाएंगे तो फीमेल, इनका फर्दर डेवलपमेंट फीमेल सेक्स आर्गन के अंदर होगा। और वहां देखो जाने, वहां जा क्या होने वाला है? वहां जो ये जनरेटिव सेल है ना, इससे बनेंगे 2 मेल गैमेट। ध्यान देना, यानी पॉलन ग्रेन से ही 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट बनाता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसी पॉलन ग्रेन के जनरेटिव सेल से ही 2 मेल गैमेट बनते हैं, और इसीलिए पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना? तो यहां तक की सारी कहानी पहले हम लोग को मेल साइड से पढ़ना पड़ेगा। हम क्या पहले पढ़ने की बात कर रहे हैं? पहले हम पढ़ेंगे मेल सेक्स आर्गन का स्ट्रक्चर। इनका ऐसे सेक्शन काटेंगे तो इनका डेवलपमेंट देखेंगे, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएंगे। फिर इसके अंदर कहेंगे यहाँ पर ए सेल होती है, कौन सी? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। फिर वहां पर हम करा देंगे मियासिस, तो क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। और शुरू में एक सेल और एक न्यूक्लियस वाले होंगे। फिर से में करा देंगे अनइक्वल माइटोसिस, तो 2 सेल के हो जाएंगे, है ना? और इसी 2 सेल के माइक्रोस्पोर को ही हम और 2 नामों से जानते हैं। एक नाम इनका क्या है? पॉलन ग्रेन। इसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। और इसी से, इसी के जनरेटिव सेल से बनने वाला है मेल गैमीट। यानी मेल गैमीट भी पॉलन ग्रेन ही बनाता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन को एक और हम नाम क्या देते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना? तो यहां तक आप जाएंगे मेल साइड से। फिर यही सारी कहानी फीमेल में पढ़नी पड़ेगी। वहां पर फीमेल सेक्स आर्गन होगा, है ना? उसके अंदर जैसे यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, वहां पर मेगा स्पोरेंजियम होगी, मेगा स्पोरेंजियम। उसके अंदर क्या होगा? इनके पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो वहां पर क्या होगी? मेगा स्पोर मदर सेल होगी। तो फिर वहां पर मियासिस होगी, हमेशा मियासिस होती मदर सेल में। तो इनसे क्या बना? माइक्रोस्पोर, तो वहां पर क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है ना? फिर इनका माइक्रोस्पोर बनाया है मेल गैमेटोफाइट, तो वहां से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फिर वहां फीमेल गैमेट बनेंगे। तो इधर से बन गए मेल गैमेट, वहां से बनेंगे फीमेल गैमेट, फिर दोनों को लाके फर्टिलाइज करा देंगे, तो क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। अब फिर जायगोट का फर्दर डेवलपमेंट कराएंगे तो एम्ब्रियो पाएंगे, और एम्ब्रियो से हमारा नया प्लांट बन जाएगा। तो अपने दिमाग में आप एक कहानी जरा सा फीड करिए कि एम्ब्रियोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है। तो हमने आपको बताया कि एक जनरेशन का प्लांट है, हमको अगली जनरेशन का ऐसा ही प्लांट बनाना है। तो जितनी घटनाएं होंगी वही सब हम लोग को पढ़ना है। और घटनाएं मेन क्या है? पहले मेल आर्गन से शुरू करके मेल गैमेट तक पहुंचिए। रास्ते में कौन कौन मिलेगा? ये पहले हमारा मेल आर्गन है, इसका एंथर है। इस एंथर के अंदर 4 ऐसे चैम्बर होते हैं, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम की पूरी स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन सेल होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। इसमें होती है मियासिस, तो क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं। फिर माइक्रोस्पोर में एक बार और होती है माइटोसिस, तो ये 2 सेल का हो जाता है। यही 2 सेल वाला माइक्रोस्पोर कहलाता है। या इसी को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, या इसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यहां तक का सारा डेवलपमेंट यही एंथर के अंदर होता है। यहां पर इसी के बाद ये स्पोरेंजियम फटती है, ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है और किसी न किसी माध्यम से कहां पहुंच जाता है? फीमेल आर्गन पर पहुंच जाता है।
इस घटना को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और जब फीमेल के अंदर जब एंटर कर जाएगा तो वहां से इस पॉलन ग्रेन की जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, और इसीलिए पॉलन ग्रेन को हम क्या कह रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको मेल गैमेट तक की एक कहानी दिमाग में फीड करनी चाहिए। कुछ याद हुआ? पहले क्या, मेल ऑर्गन, उसके स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एंथर है, एंथर के अंदर 4 होते हैं चैम्बर, 4 कंपार्टमेंट। क्या नाम इसका है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर कुछ सेल की साइज बड़ी हो जाती है, उनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, उनको सेल, उन सेल का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सब इसी के अंदर हो रहा है, और उसी में होगी मियासिस। तो एक सेल से कितने कितने बनेंगे सेल, 4 बनेंगे, और जो 4 बन रहे हैं इनकी प्लाइडी एन हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इन्हीं का नाम है माइक्रोस्पोर। ये यूनिसेलर, एक सेल वाले हैं, एक न्यूक्लियस वाले हैं। आगे चल के यहीं पर इनमें एक और डेवलपमेंट होगा, और वहां पर क्या होगा, इसमें होगा अनइक्वल माइटोसिस। अब जितने भी डिवीजन होंगे सबको हम लोग माइटोसिस ही बोलेंगे। मियासिस सिर्फ एक बार भर होती है, बस यही, इसके अलावा और कहीं भी कभी भी मियासिस नहीं होती, याद रखिएगा, सिर्फ माइटोसिस होती है। तो हो गया माइटोसिस, एक से बन गया 2 सेल, एक छोटी सेल एक बड़ी सेल। छोटी सेल का नाम होता है, सब बाद में याद किया जाएगा, अभी खाली थोड़ा मैं खाली एक आपको फिर मैं देना चाहता हूं कि एक रास्ता आप दिमाग में बैठा लो, हम क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो छोटी सेल जनरेटिव सेल, बड़ी सेल ट्यूब सेल, यही पॉलन ग्रेन है। और यही पॉलन ग्रेन अब क्या हो जाएगा, अब ये फटेगा स्पोरेंजियल बाल, तो किसी माध्यम से पहुंच जाएगा फीमेल ऑर्गन पर। इसी प्रक्रिया का नाम क्या है, पॉलिनेशन, ये पढ़ेंगे। और फिर जब वहां पहुंच जाएगा तो जनरेटिव सेल से बन जाएगा 2 मेल गैमेट, ये बन जाएगा। यहां तक की सारी कहानी आपको पढ़ना है मेल साइड से। फिर यहीं तक की सारी बात पढ़ना पड़ेगा फीमेल साइड से, कि फीमेल सेक्स ऑर्गन उसका होगा, उसके अंदर यहां पर क्या होगी, मेगा स्पोरेंजियम होगी, यहां पर माइक्रो तो वहां पर मेगा स्पोरेंजियम होगी। उसके अंदर कौन सेल होगी, मदर सेल कौन सी होगी, मेगा स्पोर मदर सेल होगी वाली, एम फॉर मेगा वहां हो जाएगा। उसमें मियासिस होगी तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और फिर उस मेगा स्पोर का डेवलपमेंट क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और फिर फीमेल यहाँ पर क्या, यहाँ पर एग बन जाएगी, मतलब फीमेल सेल बन जाएगी। इधर से मेल सेल मतलब मेल गैमेट, यहाँ से फीमेल गैमेट, दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और वो जाइगोट फिर से डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फिर नया प्लांट आपका बन जाएगा। यही पूरी कहानी आपको इसमें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। ठीक है ना। तो कुछ दिमाग में बात आई कि क्या हम लोग को पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी में, कुछ क्रम बना लीजिए अपने मन से कि कैसे पहले मेल साइड से क्या करेंगे, फिर फीमेल साइड से क्या क्या होता है। ये सब कहानी आपको एकदम कहानी की तरह आपको रटा होना चाहिए पूरा। ये टॉपिक बिल्कुल कहानी की तरह आपको अपने दिमाग में बैठाना है, और यहाँ अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। और जब इसको पढ़ लेंगे फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा कि लाइफ हिस्ट्री तो आपको सभी की पढ़नी है, कहां से कहां तक, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म का तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, तो जब हम एंजियोस्पर्म को पढ़ लेंगे तो बाकी पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। तो पढ़ने से फायदा ये हो जाएगा कि जब इसको अगर ढंग से समझ के पढ़ लेंगे तो बाकी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ना खाली एक फॉर्मेलिटी पूरा करना रह जाएगा, समझ रहे ना। अरे भाई, अगर आप चौक में बाइक चलाना, स्कूटी चलाना सीख लिए तो फिर हाईवे चलाने में क्या दिक्कत है, वहां तो खुला रोड मिलेगा ना। तो वही है, यहाँ पर चौक पे स्कूटी चलाना एंजियोस्पर्म, आप खुले रोड पे चलाना एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, ये है। तो अगर आप इसको ढंग से समझ के पढ़ लेंगे तो बाकी किसी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है ना। और देखिए इलाहाबाद में चाहे सारे, अब किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो हम आप लोगों से बार बार जो पहले हमसे पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, नया जान लीजिए जो पढ़ रहे हैं, अपने सुविधानुसार मत पढ़िए पढ़ाइए, क्योंकि ना तो पेपर आप बनाएंगे, ना आपके पेरेंट्स बनाएंगे, ना आपके रिलेटिव्स बनाएंगे, ना आपके टीचर बनाएंगे। पेपर कहीं और से बढ़ के बन के आएगा, आपको एग्जाम में बैठना है वहां पर। तो इसलिए पिछले वर्षों के पेपर आप देखिए, और वो पेपर जैसा कह रहा है उसी के हिसाब से करिए। ये नहीं कि हमारा मन कर रहा है तो हम दिन भर शार्टलॉजी पढ़ते रहेंगे, नहीं, एकदम प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाइए।
कि हमारा किन किन चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी। मनमानी कुछ मत करिए, अपने पसंद का यार कपड़ा पहनो, अपने पसंद के फ्रेंड बनाओ, अपने पसंद की मूवी देखो, अपने पसंद का गाना सुनो, सब करो, अपने पसंद का सब्जेक्ट मत पढ़ो। अपनी पसंद आपकी खत्म हो चुकी है। आपको चॉइस का मौका मिला था एक बार, कब मिला था? जब आप 10th से 11th में गए थे, मौका मिला था कि आप आर्ट्स पढ़ेंगे कि साइंस पढ़ेंगे, और साइंस में मैथ पढ़ेंगे कि बायो पढ़ेंगे। वहां पर आपके पास मौका था और आपने उस मौके का उपयोग किया। आपने आर्ट्स नहीं पढ़ा, साइंस पढ़ा, साइंस में भी आपने बायो पढ़ा। अब उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं है। एक मौका और आपके पास था कि आप इसके बाद क्या करोगे, टीचर बनोगे कि डॉक्टर बनोगे कि वकील बनोगे कि आईएएस बनोगे। तो अब आप यहाँ आने का मतलब आपने टीचर बनने का सोचा है, ठीक है ना। अब आपके पास कोई ऑप्शन कोई चॉइस नहीं है, आपकी चॉइस खत्म हो गई। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अब आपके पास खाली क्या है, स्ट्रेटजी है। कब अब वो स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई कैसे हमारा सिलेक्शन कमिंग एग्जाम में हो जाए। अब उसके लिए सबसे अच्छा है आपके टीचर्स, आपके कोई सीनियर हो जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका कुछ आपको एडवाइस मिल जाए। और कोई एडवाइस न देते पिछले साल के पेपर, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कम से कम 4-5 साल के पेपर देखिए। वो पेपर आपका बेस्ट गाइड है। आप ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाएंगे कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और आज तक तो यूट्यूब पे दुनिया भर की गाइडलाइन फ्री में अवेलेबल हैं, हालांकि उनको देखना नहीं चाहिए, वो सब असफल टाइप के लोग हैं। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन बहुत कम वीडियो बनाता है, कहाँ उसका टाइम बनाने के लिए, जिनको कोई नहीं पूछना वीडियो बना बना के हिट होते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इसलिए बड़े, जहाँ पर पूरा दुनिया फ्लडेड है मार्केट में मैटर से, तो उसमें चुनना बड़ा मुश्किल होता है। खाली एक दो हो तो चुन लिया जाए, खाली कोई टॉपिक मैंने टाइप नहीं किया, दुनिया भर के 20 आ जाते हैं वहाँ पे, तो उसमें से चुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप सभी लोग पिछले वर्षों के पेपर को अपना सबसे अच्छा गाइड बनाइए। प्रीवियस ईयर पे, जैसे आपको इम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो क्या करिए, अब तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आने लग गए हैं ना, तो अपने पिछले पेपर अपना आपने आपके पास साल होगा ही होगा, उसमें देखिए कि इम्ब्रियोलॉजी कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और वो डेड लेटर झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ बोल सकता हूँ, किताब कहाँ झूठ बोलेगी भाई, वो आपको सही सही बताएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखिए, वो आपका बेस्ट गाइड है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए, और उसमें अपनी बुद्धि अनावश्यक मत लगाइए। कोई शॉर्टकट की सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिए। हाँ, शॉर्टकट क्या है, अब शॉर्ट करिए कि मान लीजिए, हालांकि ये बात क्लास में करना ठीक ना, फिर भी मैं कर दे रहा हूं, अगर आप SC ST कैटेगरी के कोई स्टूडेंट लेंगे तो उनकी मेरिट कम जाती है, और उनके लिए तो खाली इंटर की बुक को पढ़ें, उनके लिए बेसिक कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल आंख बंद करके मार्केट में जाएं, हालांकि एक्सीडेंट हो जाएगा अगर जाएंगे तो, आंख बंद करने का मतलब कि बिना दाएं में भटके सीधे मार्केट में जाएं और पुरानी किताब खरीद लें। पुरानी किताब से मेरा मतलब है कि वो किताब जो BHU PMT और एम्स के लिए पहले लिखी जाती थी, वो सब वो किताबें चाहिए हमको। उन किताब में बस उसी किताब को ले, उसी किताब को पढ़ के और एकदम चादर तान के सोएं कि जब रिजल्ट आएगा उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, कोई रोक नहीं सकता। SC ST के होंगे तो, OBC के होंगे तो बात नहीं बनेगी भाई, अब उनको अपना उसमें टॉप अप करना पड़ेगा। OBC और जनरल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता, अब लगभग बराबर हो गया है। तो OBC जनरल की मेरिट लगभग एक जैसी जाती है, 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है। SC ST में थोड़ा सा डिफरेंस अभी है। तो SC ST के हैं तो खाली 11-12 किताब पुरानी वाली पढ़ के उसी को कई बार पढ़ डालें, मतलब उसका फुल स्टॉप कामा भी हमसे गलत नहीं होगा, उसको रट के बैठे रहें, जिस दिन परीक्षा होगी उनका इतना क्वेश्चन मिल जाएगा कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी के हैं तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उन किताबों के अलावा, आप जानते हैं उन किताबों में सारा सिलेबस आप कवर नहीं होता है, उसके बाद से आपकी उस किताब में खाली 5 फैमिली मिलेगी, आपको 17 फैमिली पढ़नी है, तो बाकी 12 कहाँ से आएंगी, उस किताब में नहीं है। तो आपको सिलेबस देख के सारी फैमिली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। इम्ब्रियोलॉजी में भी खाली इंटर के लेवल से नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, 17 फैमिली पढ़नी पड़ेगी। ऐसे एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, उसका नीट का स्पेसिमेन अलग है और आपका स्पेसिमेन अलग है, मतलब आपको BSc लेवल का आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी सबकी, है ना। इससे काम आपका होता है, तो इस पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो आप लोग दिमाग में कोई बात घुसी क्या होना है,
तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? सबसे पढ़ा जाता है उसी माइक्रोस्पोर का निर्माण, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही आपके एम्ब्रियोलॉजी की पहली फिगर होती है या पहला हेडिंग होता है। भाई पहले तो स्ट्रक्चर इनफैक्ट देखना चाहिए, है ना, और उसके बाद से माइक्रोस्पोरेंजियम बनाना पड़ेगा, अब फिर बनाना पड़ेगा माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो मेल साइड वाली कहानी थोड़ी सी टेढ़ी है, मेल साइड वाला। फीमेल वाला बहुत आसान है। तो पहले टेढ़े को सीधा करते हैं, फिर सीधा सीधा है ऑलरेडी। तो शुरुआत करिए, हमने आपको जनरल बात बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि मेल सेक्स आर्गन होता है, उसकी यही फिगर है। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, ना देखा हो तो कोई फूल तोड़ के आज जाके देख लीजिएगा, मिलेगा ना। ऐसा हमने देखा, भाई आपने किया एक्सपेरिमेंट, आप किए भी हैं, वहां पर मिल जाएगा आपको। ये एंथर है। अब थोड़ा इमेजिनेशन कर ली, इसका सेक्शन काटेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ये फिगर मिलेगी। इसी कोने का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर कुछ सेल की साइज बड़ी हो जाती है, उनका प्रोटोप्लाज्म डेंसर हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, और वो मियासिस के लिए तैयार हो जाती हैं। और उन्हीं सेल का नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। हो गई। फिर उसी में होगी मियासिस, इसी जगह में होगा सब काम। तो हर सेल से कितने बनेंगे? 4-4 सेल बनेंगी, हर सेल से 4 सेल बनेगी। तो उन चारों का नाम क्या रहता है? माइक्रोस्पोर। चूंकि 4 सेल का सेट का नाम होता है माइक्रो टेट्राड बोलते हैं, टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, मतलब 4 माइक्रोस्पोर का सेट है। इनके अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, सब देखे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें से एक को निकाल के देखा जाएगा, तो हर किसी की साइज क्या देख रहे हैं कि एक सेल एक न्यूक्लियस का है, इसे बोलेंगे एक न्यूक्लियस और एक सेल वाला माइक्रोस्पोर। फिर इसी में हो जाने वाली है माइटासिस, ये 2 सेल का हो जाने वाला है। इसी 2 सेल वाले माइक्रोस्पोर को कहते हैं पालिंग्रेन, और इसी का नाम है फीमेल मेल गैमेटोफाइट। यहां तक का सारा कहानी इसी के अंदर होगा, यानी यहां पर मेल गैमेटोफाइट बनने तक की सारी जो इवेंट्स होती हैं वो यहीं पे होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, जब ये बन जाएगा तो फिर ये स्पोरेंजियल वाल स्प्लिट करेगी और सारे माइक्रोस्पोरेन पालिंग्रेन बाहर आएंगे, और फिर क्या करेंगे, वो किसी मीन से, बाय मीन्स ऑफ एयर, बाय मीन्स ऑफ वाटर, बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट, किसी मीन से वो कहाँ चले जाएंगे फीमेल आर्गन पे जाएंगे। और इनका फीमेल आर्गन पे जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। अब पढ़ा जाएगा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद ये कहाँ पहुंच जाएंगे फीमेल सेक्स आर्गन के अंदर चले जाएंगे, और वहां जाने के बाद इनका क्या होगा, इसी जनरेटिव सेल से बनेगा 2 मेल गैमेट। ये मेल तक की सारी स्टोरी यही है। और इसी के पैरेलल आपको क्या सर छोड़ना है क्या क्लास? 4:30 तक कर रहे थे, अभी 4:15 बज रहा है। तो इतना पहले छोड़ना पड़ेगा? कल से कितने बजे छोड़ना होगा? तो ट्राई करना होगा। नहीं, हमको बता दी कितने बजे छोड़ना होगा। अच्छा ठीक है सर से बात करनी है। छोड़ रहे हैं सर, छोड़ रहे हैं। तो यहीं तक की सारी कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा फीमेल साइड से। इसी के पहले जरा फीमेल बोलिए आप लोग, तो फीमेल की स्टोरी हमको बताइए। वहां का क्या होगा? फीमेल सेक्स आर्गन होगा, उसके अंदर ऐसी क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या नाम रहेगा? मेगास्पोरेंजियम। उसके अंदर ऐसी सेल होगी, क्या नाम रहेगा? मेगास्पोर मदर सेल। तो उसमें होगी मियासिस, तो क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा, ठीक है ना। और वहां जो मेगास्पोर बनेगा, फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर क्या बना था? मेल गैमेटोफाइट। तो वहां क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर होंगे फीमेल गैमेट। ते बनाएंगे मेल गैमेट और वो बनाएंगे फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट बन गए। तो फिर क्या हो जाए, दोनों का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। और जायगोट से आगे फिर क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो बनेगा। यहीं तक की सारी कहानी आपको पढ़नी है। और इसी बीच में आएगा, पढ़िएगा, कि जो 2 मेल गैमेट बनते हैं ना, तो इसमें से एक मेल गैमेट होता है, अभी हम जब पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, तो उसके अंदर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ट्रिपल फ्यूजन आप लोग वर्ड पढ़ा होगा, याद करिए ट्रिपल फ्यूजन। तो उस ट्रिपल फ्यूजन से क्या होता है, बनता है एंडोस्पर्म मदर सेल बनती है, और उस मदर सेल से बनता है एंडोस्पर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के लिए होता है, तो ये बीच में आएगा।
हमने थोड़ी सी आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिया, एक रास्ता मैंने बता दिया कि हम लोगों को क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है, और इसका डिटेल हम लोग अब पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनती है और इसके अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही हेडिंग आप लिख लीजिए। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,